डाउट्स देखते हैं। मैं एक बार फिर आपको कहूंगा कि आप हाथों हाथ डाउट्स भेजो, क्वेश्चंस देखो किस टाइप के हैं। हाँ, दो एक बच्चों ने ही भेजे, ज्यादा लोगों ने नहीं भेजे बेटा। ठीक है, आप देखिए एक आध दो क्वेश्चंस और देखते हैं इसमें। देखें एक क्वेश्चन, इसमें कहते हैं कि आफ्टर 280 डेज, आफ्टर 280 डेज एक्टिविटी इज 6000 बैक्वेरल या डीकेस पर सेकेंड। तो कहते हैं आफ्टर 140 मोर डेज, और 140 डेज के पास होने के बाद एक्टिविटी बिकम्स 3000 डीपीएस। और आपसे पूछा है फाइंड एक्टिविटी एट डे 0, इनिशियल एक्टिविटी एंड मीन लाइफ। देखिए बेटा ध्यान से, है ना। बहुत इजी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि डे 0 पे एक्टिविटी बताइए, और आपको कहा 280 डेज के बाद, 280 डेज बाद एक्टिविटी रहती है 6000, और इसके 140 मोर डेज बाद, इसके 140 मोर डेज बाद, मतलब 420 डेज बाद इसमें ऐड कर दिया, ये 3000 हो जाती है। तो बताओ हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। शाबाश विकास, बहुत अच्छे। मानसी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छे। यही ये एग्जाम के क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया विकास। तो यहाँ पे हाफ लाइफ कितनी होगी 140 डेज, क्योंकि 140 डेज में ये हाफ हो रहा है ना। तो मीन लाइफ तो यूं ही आ गई, क्योंकि मीन लाइफ, ये रिलेशन याद रखेंगे आप, ln2 इंटू मीन लाइफ इज हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ 140 आ गई, तो मीन लाइफ आ जाएगी। 0.7 से डिवाइड कर देते हैं, ln2 यानी 0.7 अप्रोक्सीमेटली, तो मीन लाइफ आ गई 140 डिवाइडेड बाय 0.7, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 200 डेज। ठीक है। और यदि अपने को यहां पर एक्टिविटी पता करना, तो देखो समझो 140 डेज में आधी हो जाती, तो ये एक्टिविटी इसकी आधी, और ये 140, 280 डेज में 140, 140 के दो इंटरवल आ गए, तो यहाँ एक्टिविटी 1/4 हो गई, मतलब ये 4 टाइम्स थी। आराम से पहले इसको डायरेक्टली देखो, ऐसे एक एक स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली देखो। तो यहाँ पर 140 डेज में आधी हो जाएगी, तो ये 280 डेज में यहां से लेके यहां तक 280 डेज में 1/4 होके इतनी हो गई, मतलब यहाँ पे 6000 इंटू 4 डीकेस पर सेकेंड। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है बेटा सबको? ये लेवल है, बस समझ में आना चाहिए, और जो आ रहा है। ठीक है, फिर एक स्टैंडर्ड केस अपने को देखना है, साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। डीके, साइमल्टेनियस डीके या डिसइंटीग्रेशन, मतलब कई बार स्पीसीज, कोई न्यूक्लियर स्पीसीज इतनी ज्यादा अनस्टेबल होती है कि वो अल्फा पार्टिकल्स भी इमिट करती है और बीटा पार्टिकल्स भी इमिट करती है। ऐसा होता है कई बार कि जो स्पीसीज है, सपोज ये ए का न्यूक्लियस है, ये अल्फा भी इमिट करता है और बीटा भी इमिट करता है। दोनों कभी भी एक साथ नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है ना, ये आपने पढ़ा है न्यूक्लियर फिजिक्स में कि दोनों इमिशंस एक साथ नहीं होंगे। हो सकता है कोई एक का एक न्यूक्लियस अल्फा इमिट करे और कोई बीटा इमिट करे। ठीक है, तो हो सकता है कि 30% जो न्यूक्लिया है वो ए से अल्फा इमिट करके बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। हो सकता है 70% बीटा पार्टिकल इमिट करके सी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, साइमल्टेनियस डीके। ये अल्फा इमिट करके भी ए की डेथ हो रही है, और कुछ ए बीटा इमिट करके मर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं साइमल्टेनियस डीके। इसमें क्या ध्यान रखना है, जैसे दोनों के लिए आपको रिजल्ट दिया जाएगा, जैसे ओरिजिनल स्पीसीज
के लिए, अल्फा डीके के लिए जो डीके कांस्टेंट है वो लैम्डा 1 है, और बीटा डीके के लिए लैम्डा 2 है। इससे मान लीजिए ए जो है अल्फा डीके करके अल्फा इमिट करके बी में कन्वर्ट हो रहा है, और जो न्यूक्लियस बीटा इमिट करता है वो सी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ये समझे कि मान लीजिए ये नंबर एन है, किसी भी इंस्टेंट पे नंबर एन है, और ये नंबर रिड्यूस होगा, तो जो डीके रेट है दैट इज माइनस डी एन बाई डी टी। जिस रेट से ये एन कम हो रहा है, ये डीके रेट, ये अपने को जज करना है। तो ये जो नेट डीके रेट है दिस इज गिवन बाय, या मैं आपको ओरिजिनल रिजल्ट देता हूं, यहाँ पे जो लैम्डा इफेक्टिव है दैट इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ये ध्यान रखना है भाई। इतना फ्रैक्शन जो है वो अल्फा डीके का है, इतने टोटल का ये फ्रैक्शन जो है पर यूनिट टाइम डीके हो रहा है और बी में कन्वर्ट हो रहा है, और टोटल का इतना फ्रैक्शन जो है पर यूनिट टाइम बीटा डीके के कारण सी में कन्वर्ट हो रहा है। तो बस ये ध्यान रखना है कि जो फाइनल डीके कांस्टेंट है इन दोनों का सम है, बस दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इससे सारे केसेस आ जाएंगे, सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो अल्फा डीके के लिए बीटा डीके के लिए जो डीके कांस्टेंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। और यदि इसको अपन मीन लाइफ में कन्वर्ट करेंगे, फाइनल मीन लाइफ 1/t मीन इज 1/t1 प्लस 1/t2। अल्फा डीके के लिए जो मीन लाइफ है और बीटा डीके के लिए जो मीन लाइफ है वो दोनों मालूम है, तो फाइनल इस स्पीसीज की मीन लाइफ आ जाएगी। और ऐसे ही यदि हाफ लाइफ के बीच में रिलेशन लिखना है तो इसको रिप्लेस कर देंगे टी एच डिवाइडेड बाय एल एन टू, है ना, या इसी को रिप्लेस कर देंगे, दिस लैम्डा इज एल एन टू बाय हाफ लाइफ, दिस इज एल एन टू बाय हाफ लाइफ ऑफ अल्फा डीके, दिस इज एल एन टू डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ बीटा डीके। बस ये रिलेशन है, ये एल एन टू कैंसिल हो जाएगा। दिस इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर इन दिस केस, ठीक है। जो डीके रेट है वो सिर्फ लैम्डा 1 के बराबर नहीं है या सिर्फ लैम्डा 2 के बराबर नहीं है, दोनों के सम से आपको फाइनल डीके कांस्टेंट मिलेगा, है ना। और यहां पर एक क्वेश्चन से समझ लेते भाई कैसे काम करना है, इस केस को कैसे एनालाइज करना है, चलिए देखते हैं। एल एन टू कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल बेटा कैंसिल हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन से काम करने का तरीका क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने एक सिंपल न्यूमेरिक डेटा लिया है, हाफ लाइफ फॉर अल्फा डीके इज 30 days, half life for beta decay is 60 days, ठीक है। आपसे पूछते हैं फाइंड टाइम when live number reduces to 1/4। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो समझते बेटा। देखिए विकास पटेल ने तो हाफ लाइफ बता भी दी है, तो बहुत इजी है। जो फाइनल हाफ लाइफ है, मतलब ये अल्फा डीके के लिए आपको हाफ लाइफ दे दी, बीटा डीके के लिए आपको हाफ लाइफ दे दी, तो फाइनल स्पीसीज के आधे होने का टाइम जो है हाफ लाइफ, वो हमने अभी फॉर्मूला देखा 1/t हाफ इज 1 हाफ लाइफ फॉर अल्फा एंड 1 हाफ लाइफ फॉर बीटा। तो दिस इज बेसिकली हाफ लाइफ विच इज 20 days, तो ये 20 days में आधा हो जाएगा। और यदि अपने को मीन लाइफ पूछिए इधर, मीन लाइफ, ठीक है, तो हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय एल एन टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें 1/4 होने में इस स्पीसीज को जिसका साइमल्टेनियस डीके हो रहा है, 1/4 होने में कितना टाइम लग जाएगा आप बताइए जरा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ये लेवल है क्वेश्चंस का बेटा, बस आपको मालूम होना चाहिए रिजल्ट, वहां डिराइव नहीं करना आपने को, है ना। इज दिस ओके?
चलो, ये मतलब इसकी और क्वेश्चंस देखने की जरूरत तो नहीं है, बस एक ही रिजल्ट है बेटा, इससे आप सारे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देयर इज ओनली वन रिजल्ट, एक ही फॉर्मूला है। हाँ ये जरूर है, यदि आप ये लिखना चाहें कि यहाँ पे नंबर है टाइम टी लिखना है, तो इनिशियल नंबर ई टू द पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव टी आ जाएगा। और लैम्डा इफेक्टिव जैसे इस केस में हमने हाफ लाइफ निकाल ली, हमें मालूम है ln2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ इस लैम्डा, वो लैम्डा आ गया। कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम एनीवेयर। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक रेडियो एक्टिविटी का, फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे एंड विल फिनिश। ठीक है ना आशी? यस सर। चलिए, कार्बन डेटिंग, एज कैलकुलेशन, एज कैलकुलेशन ऑफ सैंपल्स, एज कैलकुलेशन। देखें, इसमें पहला है कार्बन डेटिंग। इसको थोड़ा समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे। चल में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक रेस के कारण, है ना, बाहर से दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से, सन से जो कॉस्मिक रेज आ रही हैं, उनके आने के कारण एटमॉस्फेयर में कार्बन का ये अनस्टेबल आइसोटोप बनता रहता है, 14C6 ये बनता रहता है। ठीक है, समझे? कॉस्मिक रेस के कारण एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली 14C बनता रहता है और ये अनस्टेबल है। ये जो 14C है, ये एक बीटा नेगेटिव एमिट करता है, एक इलेक्ट्रॉन एमिट करके ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, 14N7 में कन्वर्ट हो जाता है। आराम से देखो भाई, जब एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो मास नंबर तो चेंज नहीं होता है। एक न्यूट्रॉन जो है जब बीटा नेगेटिव एमिट होता है तो एक प्रोटॉन जो कि प्लस ही चार्ज कैरी कर रहा है और एक बीटा नेगेटिव यानी एक माइनस ही चार्ज कैरी कर रहा है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपने पढ़ लिया न्यूक्लियर फिजिक्स में, है ना? तो हो यहाँ हो ऐसा रहा है कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो प्रोटॉन का नंबर एक से बढ़ रहा है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन सेम है, क्योंकि न्यूट्रॉन एक कम हो गया तो एक प्रोटॉन बढ़ गया। इस 14 में एक न्यूट्रॉन कम हुआ, एक बढ़ गया, 14 का 14 ही रहेगा। तो समझे इसका डेटिंग से मतलब एज कैलकुलेशन से क्या लेना देना है। जो प्लांट्स और लिविंग बींग्स हैं भाई, दोनों सांस लेने का काम कर रहे हैं, है ना, दोनों एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों की बॉडी में ये 14C मिलता है, क्योंकि दोनों एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। पेड़ भी सांस ले रहे हैं, हम भी सांस ले रहे हैं, सब लिविंग बींग सांस ले रहे हैं। तो हर लिविंग बीइंग की बॉडी में जब तक वो जिंदा है, एक इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहता है। ठीक है, क्योंकि जैसे कुछ जो अंदर आया 14C, ठीक है, यदि ये डीके होके नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया तो अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो बाहर से अंदर आ जाएगा। तो जो एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेशन है, जो एटमॉस्फेयर में इसका कॉन्सेंट्रेशन है, वही लिविंग बीइंग्स में, ट्रीज में मेंटेन होता है जब तक वो जिंदा है। क्योंकि मेंटेन इसलिए होता है जिंदा रहते हुए कि अंदर जो सी चला गया वो तो डीके हो जाएगा बेटा। यदि बाहर से सांस नहीं लेंगे तो अंदर वो खत्म होते चले जाएगा, उसका नंबर कम होते चले जाएगा। तो जब तक हम जिंदा हैं, जब तक पेड़ जिंदा है, एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल मेंटेन रहता है जो बाहर है। जो एटमॉस्फेयर में 14C का कॉन्सेंट्रेशन है वो बॉडी में मेंटेन रहता है। अब मान लीजिए किसी लिविंग बीइंग की डेथ हो गई, तो क्या होता है? तो भैया, भैया पूरा कप भर पिलाओ यार, आज तो भर दो उसको, और आज सख्त जरूरत है चाय की। धन्यवाद। तो फिर क्या होगा समझिए, से मान लीजिए कोई एक लिविंग बीइंग, उसकी डेथ हो गई, अब उसकी एक बोन ली अपन ने। ठीक है, मान लो जो 14C है, मान लो 14C जो है उसकी हाफ लाइफ, वैसे अभी लिखूंगा 5730 ईयर्स है, उसकी हाफ लाइफ है सपोज 10 डेज, एक एग्जांपल अभी समझने के लिए 10 डेज। तो अब इसमें आप एक, जैसे जब इस लिविंग बीइंग की डेथ हुई, मान लीजिए एक ही डेथ हो गई,
तो एक ही डेथ हुई, और जिस दिन डेथ हुई उसमें उस दिन इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो लिविंग बींग में जो मेंटेन्ड है वही रहेगा, क्योंकि आप अभी मरा है। अब इस सैंपल में ध्यान से सुनना, इस सैंपल में बाहर से 14C नहीं आ रहा है क्योंकि सांस लेना बंद कर दिए, तो 14C का जो लेवल है वो कम होते चले जाएगा, 14C का लेवल कम होते चले जाएगा। तो 10 दिन बाद ये कितना हो जाएगा, इसकी हाफ लाइफ यदि 10 दिन है तो 10 दिन बाद ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो बस हम ये पता करेंगे इसमें 14C का कॉन्सेंट्रेशन कितना रह गया। मान लो ये 14C का कॉन्सेंट्रेशन जो लिविंग बीइंग है उसके कंपैरिजन में 1/8 हो गया, तो बताओ कितनी हाफ लाइफ बीत गई है। बस खत्म, ये तरीका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल तरीका है काम करने का। एक बार फिर समझते हैं क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं खुदाई हुई और कोई लकड़ी का टेबल मिला, कहीं खुदाई हुई लकड़ी का टेबल मिला, मान लीजिए सागवान की लकड़ी का टेबल मिला, ध्यान से सुनिएगा, सागवान की लकड़ी, उसका एक पीस लिया, उसका पीस लिया, सपोज 1 ग्राम पीस लिया, और इसमें 14C का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने का तरीका ये है कि यहाँ पे ना एक्टिविटी मेजर करते हैं। इसमें एक्टिविटी, इसमें जो एक्टिविटी है सपोज वो है 1 ग्राम में, सपोज है 2 डीकेज पर सेकेंड जो सैंपल अपने को मिला। और फिर क्या करते हैं, सागवान का जो ट्री है उसका लाइव सैंपल लेते हैं, 1 ग्राम सैंपल अभी ट्री से कट किया है। तो ट्री से जो कट किया है 1 ग्राम, उसमें एक्टिविटी है सपोज 16 डीके पर सेकेंड। इसका मतलब जब ये भी पेड़ का हिस्सा था, जिस समय ये पेड़ का हिस्सा था, तो इसकी भी एक्टिविटी कितनी रही होगी, 16 डीकेज पर सेकेंड। उसी पेड़ का 1 ग्राम सैंपल लाइव लिया, तो जब ये भी पेड़ का हिस्सा रहा होगा तो इसकी भी एक्टिविटी कितनी रही होगी, 1 ग्राम की, 16 डीकेज पर सेकेंड। और आज कितनी हो गई, 2 डीकेज, तो कितनी हो गई है, 1/8 हो गई। 1/8 हो गई तो कितनी हाफ लाइफ हो गई बताओ, 3 हाफ लाइफ। ये तरीका है। तो दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, दो कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, दोनों ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक तो ये एक्टिविटी मेजर करते हैं, दूसरा बहुत ध्यान से सुनना, ये जो सैंपल है, मान लीजिए अब ये मर गया है, यदि ये जिंदा है, यदि पेड़ से लगा हुआ ये जिंदा है, या बोन लिविंग बीइंग के अंदर है, तो 14C का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स मेंटेन रहता है, और 14C और 12C का रेशियो फिक्स रहता है, क्योंकि ये तो स्टेबल है बेटा, ये तो मेंटेन रहता है, ये तो मेंटेन रहता है। लेकिन ये जो है बाहर से सांस लेने के कारण मेंटेन रहता है जब तक जिंदा है, तो ये रेशो फिक्स रहता है। ठीक है। अब यदि ये पेड़ से कट के अलग हो जाता है, तो इसमें ये जो रेशो है ये इसके कारण कम होता है। 14C और 12C का रेशो ये तो फिक्स है, ये जो है कम होता है। तो ये रेशो, दोनों का रेशो, यदि ये रेशो किसी बोन में 1/8 हो गया, इसके कंपैरिजन में लाइव पर्सन से जो सैंपल लिया उसके कंपैरिजन में 1/8 हो गया, मतलब ये रेशो 1/8 हुआ, मतलब 14C 1/8 हो गया, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, ये फिक्स है। तो ये रेशो 1/8 होने का कारण क्या रहता है, ये 1/8 होना। यदि ये 1/16 हो गया तो 4 हाफ लाइफ। तो ये दो तरीके हैं, या तो 14C और 12C का रेशो पता करते हैं कि ये जो सैंपल है इसमें कितना हो गया, और फिर पता करते हैं, या फिर उसकी एक्टिविटी। दो तरीके हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिखा देता हूं मैं आपको। इन एटमॉस्फेयर, due to cosmic rays, in atmosphere, due to cosmic rays, 14C ब्रैकेट में unstable isotope of carbon is continuously formed. In atmosphere, due to cosmic rays, 14C ब्रैकेट में unstable isotope of carbon is continuously formed. This 14C decays to, this 14C decays to nitrogen after emission of
after emission of one beta negative, after emission of one beta negative. ठीक है. Living beings dot dot next statement, living beings and trees while they are alive, living beings and trees while they are alive maintain an equilibrium concentration of 14C, maintain equilibrium concentration of 14C because of their interaction, because of their interaction with atmosphere. मतलब ट्रीज भी सांस लेते हैं, लिविंग बींग्स भी सांस ले रही हैं, तो एटमॉस्फेयर से कंटिन्यूसली इंटरेक्शन हो ही रहा है बेटा, तो इसलिए ट्रीज में और इनमें एक इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहता है. डॉट. व्हेन a tree or a being dies, when a tree maintains an equilibrium concentration of 14C, maintain equilibrium concentration of 14C. When a tree or a being dies, the concentration of 14C, the concentration of 14C decreases. And using this concentration, we can find age of sample. Using this concentration, we can find age of sample. अगर कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई है तो कैसे पता चलेगा बेटा, उसका एक रफ एस्टिमेट ये लेते हैं कि सभी में ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन एक ही जैसे ही रहता है. तो ऐसा नहीं होता कि सागवान ट्री की के सैंपल में और मैंगो ट्री के सैंपल में बहुत मेजर डिफरेंस आएगा. ठीक है, तो उसमें एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा सा एरर आता है, बट एक रफ एस्टिमेट लग जाता है. सर विल यू बी देयर फॉर ऑफलाइन डाउट क्लास? नो, अभी तक मेरा शेड्यूल नहीं लगा है. मतलब मैं डाउट क्लास में नहीं रहूंगा, आई विल बी इन द क्लास. अभी मैं आप अभी रुक जाओ ना बेटा, आज या आज आ जाएगा शेड्यूल, तो मंडे को मैं आपको बता दूंगा, है ना. ठीक है, वो कैसा रहेगा वो भी आपको बता दूंगा मानसी, मन्नू भाई. अच्छा, ये याद रखना है कि जो 14C 14N में कन्वर्ट होता है, इसकी हाफ लाइफ यू हैव टू रिमेंबर 5730 ईयर्स. जस्ट सेक. यस यस, इसकी हाफ लाइफ जो है, इस डीके की हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स. ठीक है, और दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, दोनों क्वेश्चंस बताता हूं बेटा. हमें आना चाहिए या नहीं, ये तो बहुत ही इंडिविजुअल डिसीजन है, क्योंकि कोरोना अभी भी बहुत है. ठीक है, तो एलन ने इतनी अच्छी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रखी है. ठीक है, अभी लाइव डाउट क्लासेस भी चल रही है. मैंने देखा MES 18 की डाउट क्लास 8 बजे से सत्यजीत सर ले रहे हैं. मैं MES 11 की लूंगा. तो आपको प्रॉब्लम क्या है? आप तो एक तरह से क्लास में ही बैठे हो और अपने घर के कंफर्ट में भी और क्लास भी अटेंड कर रहे हो. तो दिस इज योर इंडिविजुअल डिसीजन. ठीक है, आप अपना डिसीजन खुद लें. तो देखें, यहां दो तरह के डेटा के साथ काम करते आना चाहिए. लिखें क्वेश्चन नंबर 1, 5 ग्राम चारकोल सैंपल फ्रॉम एंशिएंट पिट, खुदाई के स्थान से, फ्रॉम एंशिएंट पिट. एंशिएंट पिट यानी पुराना गड्ढा. एंशिएंट पिट has 14C activity of 10 per minute.
a sample from living tree, a sample from living tree has activity of 16 per minute per gram, 16 per minute per gram. Half life is 5730 years. Age of sample you have to tell. आपको जो सैंपल है उसकी एज बताना है, ओरल हो जाएगा ये तो। पहला आपको एक्टिविटी का डेटा दे रखा है, तो बस ये ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर 1 ग्राम के लिए दे रखा है, तो ये भी 1 ग्राम के लिए, दोनों सेम रखो। यहाँ 5 ग्राम की एक्टिविटी कितनी है, 10। तो जो सैंपल है लाइव सैंपल, यानी जब ये लाइव रहा होगा, जो लाइव सैंपल है उसकी एक्टिविटी है पर ग्राम कितनी, 16। तो इसके भी 1 ग्राम की एक्टिविटी जब पेड़ से जुड़ा होगा तो कितनी रही होगी, 16। और इसके अभी 1 ग्राम की कितनी है, 5 ग्राम की एक्टिविटी 10 है, 5 ग्राम की एक्टिविटी 10 है, तो 1 ग्राम की कितनी हो गई है, 2। 16 से 2 हो गई, बताओ किस फैक्टर से रिड्यूस हो गई, 1/8 हो गई ना बेटा। तो एज आ गई, एज दिस टाइम इज 3 हाफ लाइफ, खत्म। दिस इज हाउ यू डू इट, सो इजी। एक बार समझ में आ जाए, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। विकास पटेल बहुत ब्लंडर भी कर रहे हो बेटा। 4 हाफ लाइफ कैसे आ जाएगी, 16 से 2 यानी 1/8 हुआ ना, 1/8 यानी 3 हाफ लाइफ, ठीक है। दूसरा है, कई बार सैंपल में ये मेजर करते हैं 14C और 12C का रेशो मेजर करते हैं, और ये रेशो कंपेयर करते हैं लाइव सैंपल में जो है। तो यदि ये रेशो 1/8 हो गया है मतलब फिर से 3 हाफ लाइफ, ये रेशो 1/16 हो गया था 4 हाफ लाइफ। तो बेटा इसका भी एक क्वेश्चन आपकी कॉपी में होना चाहिए, लिख लें। इन फॉसिल बोन, इन फॉसिल बोन 14C/12C ratio is, अरे यार ये तो बहुत इजी हो गया, इस 1/16 of that in bone of living being। खत्म है, तो एज बताओ, खत्म है। तो ये 4, ये 2 तरीके हैं बेटा, खत्म हो गया, कार्बन डेटिंग इज ओवर, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में मिलेगा जो कि बहुत ही कैलकुलेटिव लगेगा, लेकिन वो आपको चैलेंज के फॉर्म में करना है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं एज ऑफ रॉक्स पे। तो हियर वी यूज decay of U238 into let 208, I think, भूल गया मैं, जस्ट चेक, हाँ 206 है वो। हाफ लाइफ of this decay, you have to remember this, no you don't have to remember this, ये आपको दिया जाएगा डेटा 4.47 into 10 to the power 9 समझ में है। ईयर्स, ईयर्स दो कान है ना, तो ईयर्स।
तो ये तो क्वेश्चन में दिया ही जाएगा बेटा, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर दिस। और यहां पर अब ध्यान रखना एक पॉइंट, नया पॉइंट। इसमें ऐसा मानते हैं कि शुरू में जो रॉक थी, जब ये रॉक बनी तो पूरा की पूरा यूरेनियम था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और फिर यही यूरेनियम थोड़ा लेड में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए एक हाफ लाइफ की बात करें, एक हाफ लाइफ में यूरेनियम जो है वो आधा हो जाएगा। तो जो यूरेनियम आधा हुआ, ये नंबर सपोज N0 है, तो यूरेनियम आधा हो जाएगा और फिर लेड आधा बन जाएगा, ये लेड। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर देखिए यूरेनियम और लेड का जो रेशियो है वो सिर्फ यूरेनियम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये भी चेंज हो रहा है बेटा, क्योंकि यूरेनियम इसमें कन्वर्ट हो रहा है। कार्बन डेटिंग में ऐसा था 14C और 12C का जो रेशियो है, 14C और 12C का जो रेशियो है, इसमें सिर्फ इसके कारण वेरिएशन आता है। तो जब ये 1/4 हो जाएगा तो रेशियो भी 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है ना। ये जो है इसमें सिर्फ न्यूमरेटर वेरी कर रहा है। तो जब ये रेशियो आधा हुआ तब हमें मालूम है कि 14C आधा हो गया, 12C तो फिक्स्ड है। लेकिन इसमें ऐसा होगा क्या, जब यूरेनियम आधा हो जाएगा तो बताओ ये रेशियो आधा हो जाएगा क्या? नहीं, जब यूरेनियम इनिशियल का आधा हो गया तो ये भी चेंज हो रहा है। तो ये रेशियो जो है इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा आप ये पता करो कि यूरेनियम टोटल का कितना रह गया। जैसे यहां पर एक हाफ लाइफ के बाद यूरेनियम इनिशियल का आधा हो जाएगा और वो जो आधा है वो लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे यूरेनियम और लेड का रेशियो कितना है? 1:1। सुनो ध्यान से कैसे काम करेंगे। हम इस रेशियो को कभी यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा किस रेशियो को यूज करेंगे? यूरेनियम इनिशियल का कितना हो गया, बताओ ये रेशियो कितना है? 1/2। कंपेरेंडो डिविडेंडो, u अपॉन u प्लस पीबी इज 1/1 + 1। आराम से देखो, दिस इज कंपेरेंडो डिविडेंडो, u और pb का रेशियो दे रखा है, हमेशा क्वेश्चन में ही देंगे। तो अपन यूरेनियम टोटल का कितना फ्रैक्शन है, यूरेनियम अब टोटल का कितना रह गया? टोटल का तो आधा ही रह गया। अरे तो यूरेनियम इनिशियली टोटल यूरेनियम ही तो था, तो यूरेनियम टोटल का आधा हो गया, मतलब इनिशियल का आधा हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर समझाता हूं, एक बार फिर कहता हूं। मान लीजिए आपको कहीं कहा है कि एक रॉक में, इन a rock you're given that uranium by lead ratio is 1/3। तो यूरेनियम टोटल का कितना फ्रैक्शन रह गया? यूरेनियम टोटल का कितना रह गया? 1/4 रह गया। और 1/4 हो गया, पूरा यूरेनियम जो था अब वो उसका 1/4 रह गया। यही यही मेरी किताब है, मिल गई, कहां से मिली? सारी ला दो यार यहाँ पे, है ना, बस इतनी है। अरे नहीं, वो पूरा भरा हुआ था यार टेबल, ऊपर छोटा वाला ड्रॉर भी, उसमें भी है। हाँ, ब्रेक में देखते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पर यूरेनियम टोटल का 1/4 हो गया। अरे इसका मतलब जो यूरेनियम पूरा यूरेनियम ही था अब वो सिर्फ 1/4 हो गया। तो बताओ कितनी हाफ लाइफ हुई बेटा? बस खत्म। तो यही ध्यान रखना, अब इसी का क्वेश्चन देखेंगे, इसमें और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन, इन अ रॉक लेड बाय यूरेनियम रेशियो इज 7/1। इसकी एज बताओ, एज ओरल करेंगे, एज पहला है, हर जगह एज बताना है। तो पहले आप निकालो यूरेनियम बाय लेड कितना हो गया, स्टेप 1। फिर यूरेनियम बाय टोटल कितना हो गया? 1/8, यानी 3 हाफ लाइफ। खत्म क्वेश्चन। देखो हमने, बहुत सारे लोगों ने लिख दिया, बस खत्म, और क्या इसमें दम ही नहीं है। अब आप बताना,
आप बोलोगे सर क्या पका रहे हो, 4 हाफ लाइफ खत्म। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। ठीक है ना भैया, सबको क्लियर है ना? किसी को भी डाउट, जरा सा भी डाउट? ऐसा ही है, न्यूक्लियर फिजिक्स नॉट डिफिकल्ट बेटा, बस कैलकुलेशंस की जगह थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, कॉन्सेप्चुअली इट्स नॉट डिफिकल्ट। अब ये नीट में आया है, तो मैं पॉइंट आपको बहुत ध्यान से सुनने को कहूंगा, मैं कहूंगा ध्यान से सुनिए, समझिए। वो कहते हैं x जो है y में कन्वर्ट हो रहा है, और इस कन्वर्शन के लिए हाफ लाइफ है 100 ईयर्स। ठीक है, इन अ रॉक x बाय y इज इक्वल टू 1/15। एज बताओ उसकी इन अ सैंपल, बताओ। यहां पे x और y के रेशियो में x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, 400 खत्म। ये है लेवल बेटा। उधर ऐसा नहीं करना, 14c और 12c का रेशियो यदि 1/15 हुआ है, तो इसका मतलब ये 1/15 हो गया है बेटा। याद रहेगा ये? यस सर नो? ठीक है, ये हो गया। अब आपने डाउट्स भेजे कि नहीं भेजे, ये देखते हैं भाई, आपका ये काम। इन डाउट क्लास, बस एक अभ्युदय ने भेजे हैं और एक आध किसी और ने भेजे हैं, मैं वो ले लेता हूं। ये सॉल्व कर दीजिए। विकास आप क्या कर रहे हो बेटा? यदि ये भी नहीं बन रहा आपसे तो गलत बात, आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुना आपने, आपकी पिटाई होना चाहिए। अभी एलन से हम ना एक व्यवस्था करते हैं, है ना, एक व्यक्ति को सबके घर पे भेजते हैं, बच्चों के जो ध्यान से नहीं पढ़ रहे, सबकी पिटाई करने के लिए, है ना। विकास के घर पे सबसे पहले, विकास पटेल के घर पे सबसे पहले। अरे दोस्त, एक्स बाय वाई 1/15 है बेटा, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई टोटल का कितना हो गया? एक्स 1/16 हो गया ना बेटा। ये एक्स और वाई का रेशियो 1/15 है, लेकिन एक्स और टोटल का रेशियो कितना है? 1/16। मतलब एक्स जो पहले पूरा की पूरा एक्स ही था, अब वो वाई में कन्वर्ट हो गया, तो टोटल का कितना रह गया? 1/16। ठीक है, अच्छा इसमें पहला क्वेश्चन जो आया है, देखिए ध्यान से, डाउट्स जो आए हैं ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, ये तो आपने एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ा है, इन तीन वेवलेंथ्स को रिलेट करने को कहा है। दिस इज λ1, λ2, λ3, जो भी है नंबरिंग। सुने ध्यान से भाई, आप बस एनर्जीज को रिलेट करो, यहां से यहां तक जो एनर्जी है वो इस एनर्जी और इस एनर्जी के सम के बराबर है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक जो टोटल एनर्जी में चेंज है, दैट इज दिस प्लस दिस, तो ये वाली एनर्जी है फोटोन की एनर्जी, hc/λ3। यदि आपको वेवलेंथ मालूम है, फोटोन जो इमिट हुआ है, तो उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं कि नहीं? ये एनर्जी इन दोनों का सम है, hc/λ2 प्लस hc/λ1, खत्म। इज दिस ओके और नॉट? के फैक्टर आप लिख के, तो आप व्हाट्सएप करो ठीक से लिख के, तो समझाऊंगा मैं। ठीक है,
ये पहला डाउट था। दूसरा डाउट जो इसमें है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिया इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम। ये तो बेटा सुनो, आप मुझे बताओ कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है कि बाइंडिंग एनर्जी कम है। बाइंडिंग एनर्जी, उनको जोड़ के रखने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो, सुनना ध्यान से, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है भाई, मान लो यहां पे 4 है और यहां पे दूसरे 4 है, तो यहां बाइंडिंग एनर्जी टोटल से लेना देना नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले समझें इनको। पहले ये दोनों बराबर है, 4 4 है। इनको तोड़ने के लिए 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, इनको तोड़ने के लिए सिर्फ 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो किसको तोड़ना इजी है? सेकंड वाले को। तो तोड़ने के लिए जो टोटल एनर्जी चाहिए रहती है वो कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। तो ये कम एनर्जी से बाइंड है, कम एनर्जी से बाउंड है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा स्टेबल है। तो हमेशा रिएक्शन इस तरफ बढ़ती है जहां पर स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो हमेशा बाइंडिंग एनर्जी बढ़ना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो बाइंडिंग एनर्जी डिसाइड नहीं करती। जैसे एक एग्जांपल, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कंट्री 1, कंट्री 2, यहां पे लोगों की टोटल इनकम है 100 करोड़ और यहां पर सिर्फ 10 करोड़। तो कहां के लोग ज्यादा पैसे वाले? कंट्री 1 की कंट्री 2, कहां के लोग ज्यादा पैसे वाले? गलत बोल रहे हो बेटा। मैं 100 रुपए ले लेता हूं ना समझाने के लिए, 100 करोड़ की जगह 100 रुपए ले लेता हूं। मान लो यहां पर 1 लाख लोग हैं, 100,000 लोग हैं, तो एक आदमी को मिल रहा है 0.0001 रुपी, एक आदमी की हो गई। ठीक है, यहां पे यदि 1 लाख लोग मिलकर 100 रुपया कमा रहे हैं, तो एक आदमी को कितना मिल रहा है? 0.001 रुपीज। और यहां पे मान लीजिए 2 ही आदमी इस कंट्री में, तो यहां पे एक आदमी 5 रुपए कमा रहा है और ये उससे कितना ज्यादा है। आप समझ रहे हो बात? मतलब ज्यादा इनकम से लेना देना नहीं, पर पर्सन कितने मिल रही है इनकम, पर पर्सन कितनी इनकम है। ठीक है, तो ऐसी यहां पर जो बाइंडिंग एनर्जी है टोटल, उससे कोई लेना देना नहीं। यहां पर तोड़ने के लिए, एक को तोड़ने के लिए, मान लीजिए यहां पे 100 है, 100 है यहां, और इनको तोड़ने के लिए 100 चाहिए, और यहां पे सिर्फ 4 है, इनको तोड़ने के लिए 20 चाहिए। तो यहां पर 100 है, उनको तोड़ने के लिए 100 चाहिए, मतलब एक को अलग करने के लिए कितनी चाहिए? 1। ठीक है, और यहां पे एक को अलग करने के लिए कितनी चाहिए? 5। तो बताओ किसको तोड़ना इजी है? इसको तोड़ना इजी है ना, इसको खराब करना इजी है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो क्या बढ़ना चाहिए किसी रिएक्शन में? टोटल बाइंडिंग एनर्जी बढ़ना ही चाहिए। टोटल बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी इसका मतलब तोड़ना और मुश्किल हो गया है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कैसे बढ़ेगी? जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये समझ में आई बात बेटा? नेक्स्ट डाउट ले रहे हैं आपका, फिर है एक AIPMT 2014 के क्वेश्चन है। वो कहते हैं Li की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, He की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.06 है, और कहते हैं इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। ध्यान से देखना, क्यू वैल्यू पूछिए, बहुत ध्यान से सुनना। बाइंडिंग एनर्जी जितने से बढ़ गई उतनी एनर्जी रिलीज होती है। बाइंडिंग एनर्जी जितनी बढ़ गई उतनी एनर्जी रिलीज होती है, ये सबको मालूम होगा, पढ़ लिया आपने। क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्यू वैल्यू इज फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी, ये ध्यान रखना। तो यहां पर फाइनल बाइंडिंग एनर्जी, यहां पर कितने न्यूक्लियन है? 8।
हीलियम, 2 हीलियम न्यूक्लियाई बन रहे हैं, 2 हीलियम न्यूक्लियाई बन रहे हैं। तो एक में 4 न्यूक्लियॉन है, टोटल 8। तो हीलियम के 8 न्यूक्लियॉन्स हैं। इनकी टोटल एनर्जी 7.06 इंटू 8 फाइनल टोटल। ये पर न्यूक्लियॉन है और कितने न्यूक्लियॉन है? 8 माइनस इनिशियल। इनिशियली ये तो भैया अकेला प्रोटॉन है, वो किसी से बाउंड ही नहीं है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? अकेला ही है, बताओ अकेले प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी हुई? अरे वो किसी से बाउंड ही नहीं है, तो कितनी होगी? 0। समझे? ठीक है ना। इसकी बाइंडिंग एनर्जी 7 न्यूक्लियॉन है और एक की कितनी है? 5.6। ये आंसर आ गया। ये किसने पूछा था भाई? कौन है ये? बड़ा दुष्ट बच्चा है। ठीक है विकास, क्लियर बेटा? अच्छा नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये क्लियर हुआ कि नहीं विकास? फिर नेक्स्ट डाउट, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। assuming that 200 mega electron volt of energy is released per U235। ध्यान से सुनना, ये कैलकुलेशन आप अच्छे से समझ लो। एक U235 एटम से जो एनर्जी रिलीज हो रही है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड नंबर ऑफ फिजन्स पर सेकंड रिक्वायर्ड टू रिलीज 1 किलोवाट पावर। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। 1 किलोवाट पावर चाहिए तो कितने फिजन्स पर सेकंड होना चाहिए? सुनो ध्यान से। 1 किलोवाट, हमेशा मैं आपको ये गुरु मंत्र दे रहा हूं, 1 सेकंड के लिए काम करो। 1 सेकंड में कितनी एनर्जी चाहिए? 1 किलो जूल, है ना? विकास अभी समझ में आया कि नहीं जो बताया मैंने? अरे इधर आना जरा। अरे कोई है इधर? ये एक विकास पटेल है, इसको ब्लॉक करो तो। देखो ध्यान से बेटा, हमेशा कैसे काम करेंगे, ये विकास पटेल करके बच्चा, इसको ब्लॉक कर दो। नहीं बेटा, आज आपको ब्लॉक करेंगे, आप कल ही आपको अलाउ करेंगे, आप सुधर नहीं रहे हो। चलो अच्छा रुक जाओ, सॉरी बोल रहा, लास्ट टाइम बेटा, ये लास्ट टाइम हो रहा है, ठीक है विकास, लास्ट वार्निंग। चलो छोड़ दो आज। तो सुने बेटा, कभी भी आपको पूछा है कि एक सेकंड में कितना मास चाहिए, या एक सेकंड में कितने फिजन्स होना चाहिए, या एक दिन में कितने फिजन्स होना चाहिए, या एक दिन में कितना मास चाहिए, या एक साल में कितना चाहिए, हर बार किसके लिए काम करेंगे? एक सेकंड में जो चाहिए। सुनना ध्यान से। एक आध क्वेश्चन और आप भेज देना इसका, जिसमें पूछा है कि एक दिन में कितना न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए, कितना यूरेनियम चाहिए, या कितनी हाइड्रोजन चाहिए, आप भेज देना अभी कि अभी मैं आपको एक बार और अच्छे समझा दूं। तो यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट कितनी है? 1 किलो वॉट, इसको लिखते हैं, दिस इज 1000 जूल पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में हमको चाहिए कितनी एनर्जी? 1000 जूल। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक सेकेंड में यदि इतनी एनर्जी एनर्जी चाहिए, एक सेकेंड में नंबर ऑफ फिजन्स मान लीजिए x है, इतने फिजन्स चाहिए। ये पूछा है एक सेकेंड में कितने फिजन्स होना चाहिए ताकि 1 किलोवाट मिल जाए। एक फिजन से इतनी एनर्जी मिलती है, बाद में यूनिट कन्वर्ट करेंगे। तो एक फिजन से इतनी, तो एक सेकेंड में एक्स फिशन से कितनी एनर्जी मिल जाएगी? 200 इंटू एक्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक सेकंड में एक्स फिशंस होते हैं, तो एक फिशन से इतनी एनर्जी, तो एक्स फिशन से इतनी एनर्जी, मतलब एक सेकंड में इतनी एनर्जी रिलीज होगी एक्स फिशन से, और ये एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए? इज दिस ओके और नॉट? अब मैं कन्वर्ट करके बताता हूं, जल्दी बताओ, ये क्लियर है? ठीक है, अब कन्वर्जन, एक्स
मेगा यानी 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। बस खत्म, दिस इज ऑल। ठीक है, एक आध कोई क्वेश्चन और जिसमें आपको मास वगैरह कैलकुलेट करना है आप भेजोगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ। एनीबडी कैन सर्च एंड सेंड मी, क्योंकि ये एक प्रोबेबल कैलकुलेशन है बेटा, बिल्कुल प्रोबेबल कैलकुलेशन है। ये आ गए, कहाँ गया अभी ये? और अभी किसी बच्चे ने भेजा है ना, ई टू डाउट, मन्नू भाई ने भेजा है। एक तो मेरा नेट बड़ा स्लो काम कर रहा है। हो गया। The chain reaction is uncontrolled and rapid in the nuclear bomb explosion. It is controlled and ओके ओके ओके, ध्यान से देखो। जैसे मान लो अभी न्यूक्लियर रिएक्टर में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 है। इसका मतलब यहां पर एक फिशन हुआ, उसके बाद 1 से 2 हो गए, यहां 2 से फिर 4 हो गए, फिर ऐसे बढ़ते चले जाएगा, ऐसे फिशंस बढ़ते चले जाएंगे। तो बताओ जो एनर्जी रिलीज है वो बढ़ेगी कि सेम रहेगी? जल्दी बताओ। और ये ब्लास्ट हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? बहुत जल्दी ब्लास्ट हो जाएगा, ये न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हो जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि एक कांस्टेंट रेट से एनर्जी आए, तो अभी 100 फिजन्स हो रहे हैं, तो आगे भी 100 फिजन्स होने चाहिए, फिर 100 होना चाहिए। तो यहां पर सेम रेट से एनर्जी रिलीज होती रहेगी। तो के की वैल्यू कितनी मेंटेन करना है बेटा? 1 से कम करेंगे तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, 1 से ज्यादा करेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो अपन एनर्जी प्रोड्यूस, हम काम की एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 रखना जरूरी है। लास्ट डाउट एक बच्चे ने और भेजा है। Plain polarized light is passed through a Polaroid. On viewing through the Polaroid, we find when Polaroid is given one complete rotation about the direction of light, one of the following is observed. मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ ऑप्शंस पढ़े बिना। जैसे जो लाइट स्ट्राइक कर रही है वो पोलराइज्ड है, वो इस डायरेक्शन में पोलराइज्ड है, और जो पोलरॉइड है उसके एक्सिस को घुमा रहे हैं, उसके एक्सिस को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे यू घुमाएंगे। तो जब घुमाएंगे तो सुनना है, इंटेंसिटी जो है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इंटेंसिटी अपने आप को रिपीट करेगी। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, जब ये सुनना जीरो है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो जीरो पे मैक्सिमम, और फिर 90 पे जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो, ये मैक्सिमम से जीरो तक आई, तो ऐसा हो, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ करके बताया था, मैक्सिमम से जीरो तक आई 90 पे, शायद याद हो। फिर 90 से जब ये एंगल 180 हो जाएगा, मतलब ये पोलरॉइड घूम के इधर आ जाएगा, वापस इधर आ जाएगा, तो फिर देखो पूरी लाइट पास हो जाएगी। तो 90 से 180 तक वापस मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है, 180 से फिर 270 जाएगा, फिर ये एक्सिस घूम के इधर आ गया, यहां से 270 घूम गया, तो फिर से जीरो हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो चार ऑप्शंस पढ़ के आप यूं खुद ही डिसाइड कर सकते हो। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू जीरो एंड रिमेन्स एट जीरो। बताओ परमानेंटली जीरो होगी क्या, और ग्रेजुअली जीरो हो रही है क्या, लीनियरली जीरो हो रही है क्या? बताओ, बताओ जल्दी। नहीं, intensity of light gradually increases to maximum, remains maximum, गलत। there is no change in intensity, the intensity of light is twice maximum and twice, दो बार मैक्सिमम होगी, एक बार जीरो पे, एक बार 180 पे मैक्सिमम होगी, और एक बार 90 पे जीरो होगी, एक बार 270 पे जीरो होगी। किसने पूछा था ये? कौन है भैया? नंबर तो मेरे पास आ ही गया है। कौन है ये? उसको समझ में आया कि नहीं? क्या नाम है ये? पंकज। ठीक है बेटा, ये बेटा ये तो बनना चाहिए था ग्राफ, आपने रिवाइज नहीं किया, इसका मतलब एक भैया चाटा मारने के लिए आपके घर पे भी भेजे जाएंगे, दुष्ट पंकज। चलो अब अपन अपने रिवीजन पे आ जाते हैं। ठीक है, सब कुछ करा दिया, अब आप ये अटेम्प्ट करो रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस, अपन डिस्कशन भी रखेंगे, और आपने डाउट सारे पूछ लिए भाई। ठीक है, लेट अस कम बैक टू रिवीजन ऑफ 11th।
अभी देखो मैं शुरुआत मैंने ले ली है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से, इसके बाद ऑर्डर में पूरा रिवीजन चलेगा। ठीक है, यस यस मन्नू भाई बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं सर से बात कर लूंगा कि मैं जो भाई ऑफिशियल परमिशन होना चाहिए, जो रिवीजन का ऑर्डर है मैं ये रखना चाहता हूँ जीपीएम, उसके बाद एसएचएम वेव्स, ठीक है, और फिर थर्मोडायनेमिक्स, और फिर मैकेनिक्स, बाकी का मैकेनिक्स। ठीक है, चलिए, और अपन पूरा कर लेंगे बेटा। अपन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सब कुछ अच्छे से करा दूं ताकि आपको ड्रॉप लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अपन इसी एम के साथ पढ़ेंगे, अपन इतनी इंटेंसिटी से पढ़ेंगे कि बस ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, यही हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, यही हमारा माई बाप है, इसी में हमको जो करना है करना है। इस इंटेंसिटी से पढ़ोगे तो मजा आएगा, तब अच्छा रिजल्ट भी आएगा। और हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है ना भाई, जो भी आपका 11th में कमजोर टॉपिक है वो पूरा हम कराएंगे। कहाँ चला गया, फ्लूइड डायनामिक्स आ गया, फ्लूइड्स। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहां तक इसका रिवीजन करा दिया था। ये हो गया था क्या, ये वाला क्वेश्चन हो गया था, यूट्यूब पे आ गए थे अपन? नहीं नहीं, मुझे बताओ, ये वाला केस हो गया था, ये वाला केस? ओके, मैनोमीटर पे थे, सॉरी सॉरी, आपने बता दिया मैनोमीटर। ये कवर हो गया था? चलिए, मैं आपको बताता हूँ क्या ध्यान रखना है। अभी अपन केस कवर कर रहे हैं जहां पे जो ट्यूब है ये स्टेशनरी है, इसी के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो अब सुनो, हमको कहां पर प्रेशर्स को इक्वेट करना है। से ये जो नीचे वाला पार्ट है, यदि बहुत ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर सेम फ्लूइड है, यदि पूरा सेम फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर नीचे थोड़े पार्ट में व्हाइट है, थोड़े पार्ट में ग्रीन लिक्विड है ना? तो ये दो ही केसेस हैं, या तो पूरा लिक्विड सेम रहेगा या तो नहीं रहेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। तो जहां नीचे सेम लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड का जो लोअर कॉमन पॉइंट, देखो ये कॉमन पॉइंट दो लिक्विड्स का, ये कॉमन पॉइंट, तो जो लोअर कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम प्रेशर लिख के इक्वेट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट जो ध्यान रखना है, याद रहेगा। और यदि सेम लिक्विड नीचे नहीं है तो फिर हमको इन्हीं पॉइंट्स पे प्रेशर इक्वेट करना है। ये बॉटम पॉइंट, इधर प्रेशर लिखेंगे, इधर प्रेशर लिखेंगे और इक्वेट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। एक बार रिपीट करता हूं, यदि सेम लिक्विड भरा है तो जो लोअर कॉमन पॉइंट है उस पॉइंट पे इधर इधर से प्रेशर लिखेंगे, इधर से प्रेशर लिखेंगे, इक्वेट कर देंगे। और यदि सेम लिक्विड नहीं भरा हुआ है तो बस बॉटम पॉइंट पे इधर से प्रेशर लिखा, इधर से प्रेशर लिखा और इक्वेट कर दिया, बस इन्हीं दो पॉइंट्स पे। और जो प्रिकॉशन रखना है बहुत इंपॉर्टेंट, तो प्रेशर जो है सिर्फ और सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पे। तो मान लीजिए यहाँ पे किसी भी रैंडम शेप की ट्यूब है, कोई रैंडम शेप है, मान लीजिए ये ट्यूब जो है, ये इसका माउथ ऐसी ऐसी ऐसी, और ये उसका बेस है, और कहीं ये थिक है, कहीं ये थिन है, ऐसी है, कैसी भी ट्यूब है, और फिर इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए ब्लू है, पानी पानी इसमें, पूरा लिक्विड भरा हुआ है। अब यहाँ प्रेशर कैलकुलेट करना है तो बेटा लेंथ वगैरह कुछ भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये हाइट, यहां से लेके यहां तक प्रेशर इस लिक्विड कॉलम का कैलकुलेट करना है तो सिर्फ हाइट मैटर करेगी, नथिंग एल्स, बस। तो फिर इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे बनाएंगे, सुने ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेंगे। और इसमें एक प्रिकॉशन और कि मान लीजिए जनरली ऐसा करते हैं, जब टिल्टेड ट्यूब रहती है
तो या तो उसको हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देते हैं या वर्टिकल के साथ। तो मान लीजिए ये जो ट्यूब है इसका एंगल आपको, मान लो ये लेंथ है, कोई लेंथ है, इसका एंगल यदि आपको हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हुआ है तो क्या ध्यान रखना है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है, तो ये लेंथ एल है, तो ये जो हाइट है ये एल साइन थीटा। तो यहां प्रेशर लिखने के लिए एच रो जी। ऐसा घोटो मत कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है तो एल साइन थीटा, आप ऑन द स्पॉट कर लीजिएगा, कितना याद करें, कोई जरूरी नहीं इसको याद करना। और मान लीजिए यही एंगल आपको किसी ट्यूब का वर्टिकल के साथ दे रखा है, तो बेटा मान लीजिए ये लेंथ है, यहां लिक्विड भरा हुआ है ब्लू, तो क्या ध्यान रखेंगे, ये हाइट लिखने के लिए यदि ये लेंथ एल है तो ये जो हाइट है ये एल कॉस थीटा, प्रेशर इज एल कॉस थीटा रो जी एच रो जी, प्रेशर हमेशा एच रो जी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने रिवाइज करा दिया। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे सुनिए ध्यान से। मैं और ये और भी किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे देखिए। थ्रू आउट एरिया सेम है, सुनिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सिखा रहा हूं आपको। मान लीजिए अभी कहते हैं कि यहां एक लिक्विड भरा हुआ है, सिंबॉलिकली काम कर रहा हूं, एक लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड की आपको डेंसिटी दी है, सपोज लेते हैं रो वन, सम वैल्यूज के वन है ना, और दोनों लिम्स में हाइट तो सेम ही रहेगी और ये एंगल आपको दिया है 30। अब कहते हैं कि इस कॉलम में अपन ने लिक्विड डाला 10 सेंटीमीटर ऑफ रो टू इज, यहाँ पे जो कॉलम की लेंथ है इस वाले लिक्विड की वो रो टू है, ठीक है। और इधर जो कॉलम बढ़ता है, द इंक्रीमेंट इन लेंथ, इधर जो कॉलम की लेंथ बढ़ती है वो दे दी आपको 5 सेंटीमीटर, या ये दे दी आपको, इधर जो लेंथ बढ़ती है भाई, इधर लिक्विड डालेंगे तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो इसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट है दैट इज गिवन है सपोज 6 सेंटीमीटर, इधर जो बढ़ जाती है। अमोल, ये मेरे को ऐसा लग रहा है मैं घर में हूं, ठीक है। अमोल ने मुझे कहा वाइट बैकग्राउंड यूज किया करो, सर आप वाइट बैकग्राउंड यूज किया करो, मेरे घर में भी मेरे साथ यही होता है, ऐसा किया करो, ऐसा किया करो, ये मत किया करो, ये किया करो, शादी हो गई ना मेरी। अमोल दुष्ट, वो डरा रहे हो हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हो सकता है आपसे कहें कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड कॉलम डाला जिसकी डेंसिटी रो टू है, ये डेंसिटी रो है ना, और उसके कारण ये वाली लेंथ 6 से बढ़ जाती है, और आपको हो सकता है ये पूछे ये डेंसिटी, दोनों में से एक डेंसिटी पूछना है। तो इक्वेशन कैसे लिखना है बहुत ध्यान से सुनना है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इज द डायग्राम,
सबसे सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो डायग्राम है कि यहां पर जो कॉमन लेवल है हमेशा उसके साथ काम करना, जो शुरुआत का लेवल है उसको हमेशा ड्रॉ कर लीजिए। ये शुरुआत का लेवल यहां तक था लिक्विड, ये वाला। अब ये देखो इधर 6 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, ये वाला लिक्विड 6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ बढ़ रही है, तो इधर लिक्विड कॉलम की लेंथ 6 सेंटीमीटर से बढ़ेगी तो इधर कितने से कम होगी जरा बताओ। वही तो लिक्विड उधर जा रहा है, यदि इधर 6 सेंटीमीटर से बढ़ गई लेंथ तो इधर कितने से कम होगी जल्दी बताओ। 6 से ही कम होगी, एरिया सेम है ना बेटा। तो यहां पर ये जो लिक्विड है, बहुत ध्यान से सुनना, ये ब्लू वाला लिक्विड वो आ गया 6 सेंटीमीटर नीचे, क्योंकि उधर 6 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो ये ऐसे लिखते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 आपने मान लिया, माना नहीं, ये ड्रॉ किया आपने 6 सेंटीमीटर पहली बात, और ये 6 सेंटीमीटर ऊपर चला गया, ये ब्लू लिक्विड इधर 6 सेंटीमीटर ऊपर आ गया। अच्छा, फिर यहां पे ये लिक्विड कितना डाला है 10 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर नीचे आया, यहां से ये 10 सेंटीमीटर ऊपर तक ये वाला लिक्विड। तो इसका कलर ले लेते हैं अपन येलो, येलो येलो डर्टी फेलो। ये 10 सेंटीमीटर है, यहां से ये टोटल लेंथ कितनी है 10, मतलब ये वाली लेंथ आपने लिख दी 4 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ ये डायग्राम समझ में आया कैसे ड्रॉ करना है। जिसको ये डायग्राम ड्रॉ करना समझ में आ गया वो हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बना लेगा। अब हमको करना क्या है, ध्यान से देखो, यहां नीचे सेम लिक्विड है, यहां सेम लिक्विड है, तो ये जो नीचे वाला कॉमन पॉइंट है, ये नीचे वाला कॉमन पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे इधर से प्रेशर लिखेंगे, इधर से प्रेशर लिखेंगे, इक्वेट करेंगे, बस ये पॉइंट है। जो नीचे लिक्विड है सेम लिक्विड है, तो उसका लोअर कॉमन पॉइंट, उसका लोअर कॉमन पॉइंट दोनों तरफ से लेकर करके प्रेशर से इक्वेट करना है। तो यहां लिखते हैं, यहां पर सिर्फ एक ही लिक्विड है येलो लिक्विड, तो यहां पे प्रेशर, इधर से जो प्रेशर आ रहा है पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 10 सेंटीमीटर √2 जी। बाद में यूनिट देख लेंगे, ठीक है, बाद में यूनिट देख लेंगे। विश्वजीत आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो बेटा, ये येलो वाले लिक्विड की लेंथ कितनी है 10, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आ गए, क्योंकि ब्लू वाला लिक्विड नीचे आ गया, यहां से 6 सेंटीमीटर नीचे आ गया, तो 10 सेंटीमीटर डालेंगे तो ये 6 और ये 4, 10 हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इधर इस पॉइंट पे लिखना है, तो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, ये 6 है तो ये हाइट तो 6 है ही सी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो क्लियरली दिख रहा है। बट इधर जो हाइट है वो 6 है कि 6 sin 30, जल्दी बताओ, ये हाइट 6 है कि 6 sin 30, बस बस ये, तो इधर जो प्रेशर यहां लिखेंगे पी नॉट प्लस, अभी जो ब्लू लिक्विड है, पूरा ब्लू लिक्विड है, इसकी हाइट में, ये पूरा ब्लू लिक्विड, इसकी हाइट यूज करेंगे, ये लेंथ नहीं, तो ये हाइट 3, ये 6, अब पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो गया, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो √2 इज 0.9 √1, ये आंसर आ गया। ऐसे आपको सॉल्व करना है, समझे, ये सबको समझ में आया। अब आपको मॉड्यूल से ढूंढना है मैनोमीटर वाले क्वेश्चंस, और जैसे मैंने बताया वैसे करना है, ठीक है, कंपलसरी है ये काम, प्रैक्टिस इसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको सुने और समझे बेटा। एक वर्टिकल सर्कुलर ट्यूब है, ये ट्यूब है ऐसी, है ना, इसमें दो इमिजिबल लिक्विड्स भर दिए हैं, दो इमिजिबल लिक्विड्स भर दिए हैं, बहुत ध्यान से सुनना। और जो भारी, और दोनों की जो लेंथ है, दोनों लिक्विड कॉलम्स की लेंथ सरकमफ्रेंस की 1/4 है, दोनों लिक्विड कॉलम्स हैं, दो लिक्विड्स भरे हैं इसमें, दोनों की लेंथ सरकमफ्रेंस की 1/4 है, तो 1/4 सरकमफ्रेंस ये वाला लिक्विड ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये 1/4 सरकमफ्रेंस व्हाइट वाला लिक्विड, लेकिन व्हाइट वाला भारी है,
तो वो थोड़ा नीचे आ गया। तो दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो वर्टिकल लाइन पे रहेगा कि जैसा मैंने शो किया वैसा। जो कॉमन पॉइंट है जहां दोनों टच कर रहे हैं वो वर्टिकल लाइन पे रहेगा कि जैसा मैंने शो किया वैसा ही रहेगा। रो वन इज मोर देन रो टू, है ना। तो भारी वाला लिक्विड थोड़ा इसको डिस्प्लेस करके इधर शिफ्ट कर देगा। अब क्वेश्चन ये कहता है कि ये टेन थीटा बताओ, ये जो एंगल इसका टेन बताओ। क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी बताओ। टेन थीटा। अब ये है तो बहुत लेंदी, और ये जेई मेंस में आया हुआ है, तो ये इधर आ सकता है बिल्कुल। तो ध्यान से सुने बेटा, इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है रो वन माइनस रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू। लेकिन ये क्यों, ये समझना अपने को, ये कारण समझना है। ठीक है, अपन डिराइव करेंगे, एक नई मेथड आपको सिखा रहा हूं। ये तो बहुत इजी है, मैं आपको कह दूं घोट लो ये, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग एक नया तरीका सॉल्व करने का सिखाना चाहता हूं, मजा आएगा आपको। जहां भी इस तरह से ऑप्शंस एक्सप्रेशन फॉर्म में दे रखे हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, एक्सप्रेशन दे रखा है, वहां यदि हमको लगता है कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमसे नहीं बनेगा या बहुत लेंदी जाएगा, या तो हमसे नहीं बनेगा, हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करना है, या फिर हम जानते हैं कैसे सॉल्व करें करना है लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो इन दो केसेस में हम बाय ऑप्शन काम करना सीखेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। तो इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय ऑप्शन जो अपन काम करते हैं उसमें तीन चीजें, एक तो यूनिट्स देखना पड़ती हैं, दूसरा एब्सर्ड वैल्यू, और तीसरा स्टैंडर्ड केस। ठीक है, यूनिट्स तो टेन थीटा वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो हर जगह ये एक्सप्रेशन डायमेंशनलेस है, डेंसिटी बाय डेंसिटी, डेंसिटी बाय डेंसिटी। तो टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ये तो डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो हर जगह ये एक्सप्रेशन डायमेंशनलेस है, तो यूनिट वाइज डायमेंशन वाइज ऑल आर करेक्ट। यस और नो? ठीक है। सेकंड जो है, यूनिट्स पहले चेक करेंगे हमेशा, यूनिट्स। सेकंड, जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी यूनिट मैच कर रही है कि नहीं। वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वेलोसिटी की यूनिट मिलना चाहिए, जिस ऑप्शन से वेलोसिटी की यूनिट नहीं मिल रही वो गलत है। सेकंड है एब्सर्ड केस, देख के ही समझ में आएगा ये तो हो ही नहीं सकता। बताओ ये क्यों नहीं हो सकता, जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ और बताओ। इट इज इम्पॉसिबल, दिमाग लगाओ, ये हो ही नहीं सकता। नेगेटिव आएगा, शाबाश, क्योंकि रो वन इज ग्रेटर देन रो टू, रो वन रो टू से बड़ा है तो टेन थीटा नेगेटिव आ जाएगा। दिस इज बहुत ही बढ़िया, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एक यूनिट यूज करना, दूसरा देख के समझ में आएगा ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी बचा रह गया, तो अब फटाफट एक चीज और, एक सिंपल केस बनाओ, एक सिंपल केस बनाओ और देखो कि भाई किस ऑप्शन से सही रिजल्ट आ रहा है। यदि मैं, बिल्कुल, ये जो दोनों डेंसिटीज हैं यदि ये बराबर ले लेंगे तो बताओ थीटा कितना आएगा। यदि रो वन इज इक्वल टू रो टू ले लेंगे तो बताओ थीटा कितना आएगा, जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ, शाबाश। यदि रो वन रो टू दोनों बराबर हैं तो भैया ये यहां आ जाएगा ना, 45 किसने बोला दुष्ट, जीरो आएगा ना भाई। जितना प्रेशर इधर से आ रहा उतना इधर से आ रहा, तो ये पॉइंट ऊपर थोड़ी शिफ्ट होगा। मानसी, माइंड माइंड व्हाट यू आर राइटिंग। नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो देखिए यहां पे भाई हमको एक सिंपल केस समझ में आ गया कि रो वन रो टू दोनों बराबर रहेंगे, तो भाई ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, थीटा कितना आएगा, जीरो। सबको समझ में आया? जल्दी बताओ बेटा। अब देखो रो वन इज इक्वल टू रो टू रखेंगे तो इससे एंगल जीरो आ रहा है क्या, इस ऑप्शन से जीरो आ रहा है क्या, कि 45 आ रहा है? यदि रो वन इज इक्वल टू रो टू रखेंगे तो थीटा जीरो आना चाहिए, इससे नहीं आ रहा है क्योंकि थीटा 45 आ रहा है इससे। यहां रो वन इज इक्वल टू रो टू रख देंगे तो थीटा 90 आ रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो गया। रो वन इज इक्वल टू रो टू रख देंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर जीरो हो गया, मतलब ये टेन थीटा इनफाइनाइट हो गया। डिनोमिनेटर जीरो हो गया ना, टेन थीटा इनफाइनाइट हो गया, मतलब थीटा कितना आ गया, 90। नहीं बाबा ये भी नहीं चलेगा, ये भी गड़बड़ है। अब यहाँ रख के देखो, रो वन इज इक्वल टू रो टू रखेंगे तो बताओ टेन थीटा कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। जीरो, तो थीटा कितना आ रहा है, जीरो। दिस इज करेक्ट। आगे बढ़े, एक केस और बताता हूँ, ये मेथड पक्की करा देता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको बहुत सारे केसेस में।
एक क्वेश्चन जो आप जानते हैं उसको देखते हैं अपन, जो आपने सॉल्व किया हुआ है उस क्वेश्चन को देखते हैं। यू विल एंजॉय दिस टेक्निक, बहुत अच्छी है। यहां पर एक पॉइंट से एक पत्थर को ऊपर फेंका, ठीक है, एक पत्थर को नीचे फेंका और तीसरे पत्थर को रिलीज किया। जिसको ऊपर फेंका वो नीचे ग्राउंड तक, नीचे तक का टाइम ले रहा है T1। जिसको नीचे ही फेंका वो ग्राउंड तक टाइम ले रहा है T2। और जिसको रिलीज किया वो ग्राउंड तक टाइम ले रहा है T। अपने को T पूछा है, T1 T2 के टर्म्स में क्या पूछा है, T। तो मेथड को अच्छे से पकड़ने के लिए आप देखो ध्यान से, बताओ ये क्यों गलत है, ये गलत है, बताओ क्यों ये वाला ऑप्शन गलत है। वाई? हमको चाहिए टाइम के डायमेंशन और यहाँ टाइम का स्क्वायर है। यस और नो? हमको चाहिए टाइम के डायमेंशंस, तो ये टाइम के डायमेंशंस नहीं दे रहा है, तो ये गलत है। ये भी टाइम का स्क्वायर है और ये टाइम का स्क्वायर रूट है। देखो आराम से देखो, ये तीनों डायमेंशनली गलत है, आराम से चेक करो। क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर और उसका पावर 1/2, इधर टी स्क्वायर उसके पावर 1/4 है, टी स्क्वायर के पावर 1/4, तो स्क्वायर रूट ऑफ टाइम आ रहा है यहाँ डायमेंशन। यहाँ पे टाइम का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ टाइम का स्क्वायर आ रहा है। सबको समझ में आया? तो भाई ये तीनों तो डायमेंशनली रॉन्ग है, ये चारों डायमेंशनली सही है। बट आप मुझे बताओ ये क्यों गलत है, दिमाग लगा के बताओ, दिमाग लगा के बताओ ये क्यों गलत है। दिस इज नॉट पॉसिबल। शाबाश, नेगेटिव आएगा क्योंकि भाई ये टाइम सबसे ज्यादा है, ऊपर जाके नीचे आने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये तो गलत है। समझे? ये एब्सर्ड है। अब इन तीनों में न डायमेंशंस की प्रॉब्लम है, ना कोई देख के समझ में आ रहा है, एब्सर्ड है। ठीक है, अब तीसरा तरीका, स्टैंडर्ड केस। एक सिंपल केस बनाओ। मैंने जो केस बनाया है कि मान लो ये पॉइंट की हाइट 0 है, इस पॉइंट की हाइट 0 है, तो जिसको ऊपर फेंका वो तो कुछ टाइम लेगा, जिसको नीचे फेंकेंगे ग्राउंड से ही ग्राउंड पे फेंक दिया, और जिसको रिलीज करेंगे, इन दोनों का टाइम कितना आएगा। यदि ये हाइट 0 है जहां से फेंक रहे हैं, तो नीचे फेंके हुए पत्थर को भी 0 टाइम लगेगा और ये वाला टाइम भी 0 लगेगा। यस और नो? जल्दी बताओ। तो कहां T2 0 रख के, जब ये हाइट 0 रहेगी तो T2 0 आएगा, तो T भी 0 आएगा। यदि 0 हाइट से फेंकेंगे तो T2 0 आएगा तो T भी 0 आएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन? इसमें T2 0 रखेंगे तो T1/2 मिल रहा है, गलत बात। इसमें T2 0 रखेंगे तो ये T1 मिल रहा है। ओनली दिस वन। ये तरीका है बेटा, हाउ यू वर्क विथ ऑप्शंस। ठीक है, चलो कल फिर इस फ्लूइड स्टैटिक को आगे बढ़ाएंगे। और आप चाहो तो ना, जब मैं कह दूं कि फ्लूइड स्टैटिक खत्म हो गया है तब आप अटेम्प्ट करो, तो तब अटेम्प्ट करो, वो ज्यादा अच्छा है। मजा आ गया। ठीक है, एंजॉयड अ लॉट। चलो ठीक है, खुश रहो बेटा।